हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लेकर आए हैं इस जबरदस्त फैंटेसी नॉवल का एक और रोमांचक हिस्सा। आज की कहानी में जैक्स के सपने सच होने के बिल्कुल करीब है, लेकिन एक ऐसा सच सामने आता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 9 पार्ट 1। बेसिकली जैक्स का तरीका ये था कि जब भी दाजा से कोई इंसिडेंट या प्रॉब्लम की खबर आती वो वहां पहुंच जाता, लेकिन अगर कुछ भी ना होता तब भी वो हर महीने की शुरुआत में जरूर दजा जाता। ये एक तरह की रिचुअल बन चुकी थी, अपने गिल्ड मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए जो हमेशा उसका ख्याल रखते आए थे, और साथ ही दूसरे मेजर्स के साथ अननेसेसरी फ्रिक्शन कम करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा एक भी महीना नहीं गुजरा था जब उस बुलाया ना गया हो। दाजा जो कैपिटल से काफी दूर बॉर्डर के पास और उत्तर के कॉन्फ्लिक्ट जोन के करीब था, वहां पिछले कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया था, खासकर कैडेंजा के आसपास, जहां ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग लॉर्ड के खिलाफ ग्रुप्स बना रहे थे। लगभग 20 साल पहले जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब झगड़े छोटे लेवल के थे, लेकिन अब ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड और काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुके थे। दूसरे देशों के मर्सनरीज हायर किए जा रहे थे और कई ग्रुप्स मिलकर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे थे। इससे ये साफ पता चलता था कि कैडेंजा के लोग कितनी बुरी तरह मजबूर हो चुके थे। हालांकि कैडेंजा का कॉन्फ्लिक्ट सीधे तौर पर जैक्स से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन नॉर्थ रीजन में एक और सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। लॉर्ड के द्वारा रखे गए नाइट्स अब टाउन्स की सिक्योरिटी मेंटेन करने में असमर्थ हो रहे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि चोर और धोखेबाज मर्चेंट्स हर जगह फैल गए। इन सब का असर दजा तक पहुंच चुका था और पूरे शहर में एक उदासी और बेचैनी का माहौल छा गया था। हमेशा की तरह अपने प्यारे घोड़े को स्टेबल में बांधने के बाद जैक्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस से अंदर गया। अंदर जाते ही उसका सामना कई मेगिस से हुआ। उस पहले से ही पता था कि दजा के ज्यादातर मेगिस उस पसंद नहीं करते थे। कुछ तो अपनी नफरत और तुच्छ समझने वाला एटीट्यूड खुलकर दिखाते थे, लेकिन आज उनकी नजरें पहले से भी ज्यादा तीखी और चुभने वाली लग रही थी। आखिर बात क्या है, जैक्स ने सोचा। पिछले आधे महीने में उसने कोई खास काम या गलती नहीं की थी। ये सोचते हुए वो मागेस के क्वार्टर्स की तरफ बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात कुछ और मागेस से हुई। वो सब जेसी के दोस्त और उसके फेलो अप्रेंटिसेस थे। आमतौर पर वो जैक्स के प्रति कोई नफरत नहीं दिखाते थे, लेकिन आज जैसे ही उन्होंने जैक्स को अंदर आते देखा, उनकी नजरें घबराहट में इधर उधर घूमने लगी। बस हल्की सी ग्रीटिंग देकर वो जल्दी से वहां से निकल गए। आखिर हो क्या रहा है? जैक्स को याद नहीं था कि उसने कोई गलती की हो, फिर भी वो जानता था कि कभी कभी बिना किसी वजह के भी इंसान को सब लोग अचानक अलग कर देते हैं। जब उसने सोचा कि छुपके से जेसी से ही इस बारे में पूछ लेता हूं, तभी जेसी खुद अंदर आ गया। जैक्स को देखते ही वो अपनी जगह पर रुक गया। तुम आ गए? हाँ, मैं अभी तुम्हें लेने ही जा रहा था। गिल्ड मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। जेसी की आवाज और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब तरह से सख्त थे, लेकिन उनमें ना तो नफरत थी और ना ही तुच्छ समझने वाला एटीट्यूड। जेसी, जैक्स ने सवाल भरे लहजे में अपने बड़े दोस्त का नाम पुकारा। जेसी जैसे अचानक होश में आया और दोबारा जैक्स की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी तकलीफ साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी अंदर ही अंदर चल रही पीड़ा को बर्दाश्त कर रहा हो। मुझे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन क्या तुम ऐसे मागे नहीं हो जो इस तरह के छोटे और पिछड़े इलाके में हमेशा के लिए अटक जाओ, चाहे तुम सेल्डिया से ही क्यों ना हो। पहली बार जैक्स के उस दोस्त ने, जिसने आज तक कभी भी उसकी जाति या एथनिसिटी को लेकर एक भी भेदभाव भरी बात नहीं कही थी, सेल्डिया का नाम कड़वाहट के साथ लिया। ये बात जैक्स को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चुभ गई। उसे खुद भी हैरानी हुई कि उस पर इसका इतना गहरा असर हुआ। तुम वाकई एक जीनियस हो। तुम मेरे जैसे इंसान से बिल्कुल अलग हो। जैसी, तुम भी बहुत टैलेंटेड और काबिल मेज हो। ये कोई तारीफ या झूठी तसल्ली नहीं थी। जैक्स दिल से मानता था कि जेसी वाकई बहुत काबिल था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी ये बात जेसी के दर्द को कम नहीं कर पाएगी। जैसे उसने सोचा था, जेसी ने वही सख्त एक्सप्रेशन बनाए रखा और धीरे से अपना सिर हिला दिया। आखिर में हम दोनों एक ही लेवल के नहीं हैं। तुम वाकई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेज हो। मुझे पहले से ही पता था कि एक न एक दिन तुम्हें आयरन फोर्ट्रेस जरूर बुलाया जाएगा। जेसी की बातों से जैक्स को आखिर समझ आ गया कि शायद उसकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस खबर से उसके दिल में जरा सी भी खुशी नहीं जागी। वो बस चुपचाप जेसी की आंखों में देखता रहा। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं भी आयरन फोर्ट्रेस जाऊं। उसी सपने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और लगातार ट्रेनिंग करता रहा। सिर्फ मैं ही नहीं, शायद हर मैग के दिल में यही ख्वाहिश होती है। जब तक हम मैग्स हैं, चाहे हम लोगों के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हर जगह हमें नीचा समझा जाता है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है, जैसे हम किसी से कम हों।
लेकिन अगर हम आयरन फोर्ट्रेस पहुंच जाए तो सब कुछ बदल जाता, हमारी सारी मेहनत का इनाम मिलता। मैं इसी बात पर यकीन करता था, इसी उम्मीद के सहारे जीता था। जैसी हल्की सी हंसी हंसा, लेकिन उस हंसी में खुद पर ही तंज और पड़वाहट साफ महसूस हो रही थी। वो शायद 22 साल का हो चुका था और उस उम्र के बाद आयरन फोर्ट्रेस से बुलावा आने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती थी। दाजा के सबसे बेहतरीन मेगेज में से एक होने के बावजूद उसे कभी नहीं चुना गया था। मुझे तुमसे जलन होती है ज़ेक्स, सच कहूं तो जो लोग सिर्फ जलान की वजह से तुम्हें परेशान करते थे, अब मैं उनकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। लेकिन तुमने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया जैसी। हाँ, ये बात सही है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जो हमसे छोटे थे उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। फिर तुम आए और उन्हें समझ आ गया कि आयरन फोर्ट्रेस सिर्फ तुम जैसे लोगों को चुनता है। शायद उन्हें लगा होगा कि उनका फ्यूचर उनसे छीन लिया गया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आह, मैं भी कितना बेकार हूं। मुझे तो तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए था और मुस्कुराते हुए तुम्हें विदा करना चाहिए था। लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। माफ करना। जेसी ने माफी मांगी, लेकिन ज़ेक्स को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने कभी भी जेसी को दोष देने के बारे में सोचा तक नहीं था। बस अब उसे एहसास हुआ कि जेसी के दिल में भी ऐसी ही फीलिंग्स छुपी हुई थी। गिल्ड मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। आयरन फोर्ट्रेस से एक मैसेंजर आया हुआ है और मेरी शिकायतें सुनने के लिए सॉरी। ज़ेक्स ने बिना कुछ कहे सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। जेसी के कहने पर वो मेग्स के क्वार्टर से बाहर निकल गया। जेसी को वो अच्छी तरह जानता था। अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से वो कभी इस तरह अपनी दिल की बात या शिकायत नहीं करता था, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। ये खबर उसके लिए इतनी ज्यादा झटके वाली थी। ज़ेक्स के मन में एक सवाल आया, क्या पहले भी जब आयरन फोर्ट्रेस के लिए किसी मेज को बुलाया गया था तब गिल्ड के बाकी मेंबर्स ने भी उन्हें इसी तरह देखा था जैसे आज मुझे देख रहे हैं? जैसे दारेश, जिससे ज़ेक्स की कुछ बार मुलाकात हुई थी? शायद नहीं, ज़ेक्स ने अपने आप से सोचा, और ये सोचते ही उसके पैर हल्की सी कांप उठे। दारेश को तो शायद सबने खुशी खुशी विदा किया होगा। हो सकता है उसकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन शायद बाकी मेजेस के साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन ज़ेक्स दूसरे मेजेस जैसा नहीं था। वो एक सेल्डियन था। वैसे ही लोग मेजेस से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन मेजेस की दुनिया में भी सेल्डियन से अलग ही तरह का भेदभाव किया जाता था। अपने कांचते हुए पैरों को नजरअंदाज करते हुए ज़ेक्स दूसरी मंजिल के सबसे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर जाने की परमिशन मिलने के बाद वो ऑफिस में दाखिल हुआ और वहां उसने एक अनजान आदमी को देखा। वो आदमी शायद लियोन की ही उम्र का था, यानी 30 साल से थोड़ा ऊपर। उसके लंबे काले बाल थे, जो लवारता में कोई अनोखी बात नहीं थी। उसके आम से चेहरे और उदास सी शक्ल से वो काफी बेजान और ग्लूमी लग रहा था। उसका दुबला पतला शरीर और हल्का सा झुका हुआ कंधा उस इंप्रेशन को और भी मजबूत बना रहा था। लेकिन उसके सीने पर लटका हुआ एक मेडल ज़ेक्स को बहुत पहचाना हुआ लगा। वही मेडल ज़ेक्स के पास भी था। बस फर्क इतना था कि ज़ेक्स का मेडल आम था, जबकि उस आदमी का मेडल चमकता हुआ सिल्वर था। ये इस बात का निशान था कि वो आयरन फोर्ट्रेस का मेग था। ज़ेक्स, शायद तुम्हें पहले ही बता दिया गया होगा, लेकिन ये मिस्टर गिल है, आयरन फोर्ट्रेस के एक मेज। गिल्ड मास्टर, जो गिल के सामने बैठे थे, उन्होंने ज़ेक्स को अपने पास खड़ा होने का इशारा किया और उसका परिचय करवाया। तो तुम ही ज़ेक्स हो? आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। गिल ने अपनी दिखावट के बिल्कुल उलट काफी मजबूत और भरोसेमंद आवाज में कहा और ज़ेक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ज़ेक्स ने उससे हाथ मिलाया और फिर एक बार अपना परिचय दिया। मैं अभी आल्डो से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि तुम काफी काबिल मेज हो, चाहे तुम एक सेल्डियन ही क्यों ना हो। इसीलिए आयरन फोर्ट्रेस ने आखिरकार तुम्हें इनवाइट करने का फैसला किया है। मैं यहां उसी वजह से आया हूं। गिल के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी चिढ़ और नाराजगी भी महसूस हो रही थी। ज़ेक्स को समझ नहीं आया कि उसकी वजह क्या थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसकी सेल्डियन एथनिसिटी की वजह से परेशान था। तुम्हारी एबिलिटीज की रेप्यूटेशन देखकर तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन हमें कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है। लगता है अब सिर्फ लेटर्स भेजने से काम नहीं चलेगा। हाँ, रिजेक्ट किया गया? ज़ेक्स के दिमाग में सवालों का तूफान उठ गया। गिल ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा,
मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूं ज़ेक्स, क्या तुम आयरन फोर्ट्रेस चलने के लिए तैयार हो? दिमाग में उठ रहे सारे सवालों को फिलहाल एक तरफ रखकर ज़ेक्स ने गिल की काली आंखों में सीधा देखा और पूरे यकीन के साथ सिर हिला दिया। हाँ, उसका साफ और बिना झिझक वाला जवाब सुनकर गिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो फिर चले, बाहर कैरेज हमारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर ज़ेक्स हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गिल तुरंत निकलने की बात करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान और घबराया हुआ था गिल्ड मास्टर एल्डो। 1 मिनट प्लीज, इतनी जल्दी कैसे? ये सब बहुत अचानक हो रहा है। एल्डो उन लोगों में से नहीं था जो बिना वजह अपना रुतबा दिखाए या किसी के सामने झुक जाए, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर ठंडा पसीना था। वो बेचैनी से एक कदम आगे बढ़ा, जैसे किसी चीज को हर हाल में रोकना चाहता हो। गिल ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। मैंने पहले ही कहा था, हमारे सब्र की भी एक हद होती है। लेकिन ज़ेक्स के मास्टर ने अभी तक यूज आयरन फोर्ट्रेस जाने की परमिशन नहीं दी है। आल्डो की बात सुनकर ज़ेक्स एकदम से सन्न रह गया। उसने पहले भी सुना था कि आयरन फोर्ट्रेस में जाने के लिए अपने मास्टर की परमिशन जरूरी होती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये बस एक फॉर्मल प्रोसीजर था। आखिर अगर अप्रेंटिस को इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है तो उसका फायदा उसके मास्टर को भी होता है। कोई भी मास्टर कभी माना नहीं करता। क्या लियोन ने माना कर दिया? लेकिन क्यों? गिल ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, अगर आप परमिशन दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। अल्डो ने तुरंत जवाब दिया, मैं ज़ेक्स का मास्टर नहीं हूं। गिल ने पूछा, लियोन वार्डन है ना? अपने मास्टर का जाना पहचाना नाम गिल के मुंह से सुनकर ज़ेक्स को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गिल की आवाज में जो तुच्छता थी वो ज़ेक्स के लिए नहीं, लियोन के लिए थी, और वो नफरत एक अलग ही तरह की थी। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी गिल्ड ज्वाइन करने के बाद गिल्ड मास्टर को ही अप्रेंटिस का असली मास्टर माना जाता है। जब तुम आयरन फोर्ट्रेस जा रहे हो तो किसी थर्ड रेट मेज के अप्रेंटिस बने रहने का कोई फायदा नहीं। गिल के ये शब्द सुनते ही ज़ेक्स को उसकी बातों के पीछे छुपे जज्बात पूरी तरह समझ आ गए। ये सच वो काफी पहले से जानता था, लेकिन आज उससे महसूस हुआ जैसे गले में कोई भारी सी गुठली अटक गई हो, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अनजाने में ही ज़ेक्स ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, वार्डन पर आयरन फोर्ट्रेस के खिलाफ बगावत का भी शक है। ये बकवास है, आल्डो के मुंह से तुरंत निकल गया। गिल ने बिना अपना लहजा बदले कहा, जब ज़ेक्स एक काबिल मेज बन चुका था तब भी वार्डन ने उस टैलेंट को जो आयरन फोर्ट्रेस ने उसके हवाले किया था कभी वापस भेजने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा उसने हमारी बार बार की गई डिमांड से भी बचने की कोशिश की। ऐसे में इसे सिर्फ एक ही चीज माना जा सकता है, एक टैलेंटेड मेज को जानबूझकर हमसे छुपाना। आल्डो ने फिर भी उसकी बात का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए सही शब्द नहीं थे। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। ज़ेक्स को अब समझ आ गया था कि लियोन ने वाकई उसके आयरन फोर्ट्रेस के हवाले करने से मना कर दिया था। लेकिन क्यों? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। क्या कोई मास्टर अपने ही अप्रेंटिस की सक्सेस नहीं चाहेगा? तब आल्डो ने दबी हुई और तनाव भरी आवाज में कहा, हो सकता है वो जलन हो। ओ, गिल के होंठों पर हल्की सी दिलचस्पी भरी मुस्कान आ गई। समझा, मैगेस का एक दूसरे को नीचे खींचना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह अगर कोई मास्टर अपने अप्रेंटिस की सक्सेस बर्दाश्त ना कर सके तो वो अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उसकी प्रोग्रेस रोक भी सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। थोड़ा रुककर गिल ने आगे कहा, लेकिन मेरी सोच कुछ और है। एक मेज के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि वो बेहतरीन अप्रेंटिसेस तैयार करे। जब अप्रेंटिस अपनी ताकत और काबिलियत दुनिया को दिखाता है तब उसके साथ साथ उसके मास्टर का नाम भी उतना ही ऊंचा उठता है। लेकिन जैसे तुमने अभी कहा, लियोन एक ऐसा मेज है जिसके पास इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। अगर उसका अप्रेंटिस सक्सेसफुल भी हो जाए तो उसका नाम नहीं बल्कि उस गिल्ड मास्टर का नाम रोशन होता है जिसके अंडर वो अप्रेंटिस गिल्ड में था। सच तो ये है कि लियोन के पास से पहले भी कुछ अप्रेंटिसेस आयरन फोर्ट्रेस पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे लियोन को खुद कोई फायदा कभी नहीं मिला। समझा? तो जिस तरह लो रैंकिंग मेजेस अपने साथियों की सक्सेस से जलन महसूस करते हैं, वैसे ही को मास्टर भी अपने अप्रेंटिस की सक्सेस से जल सकता है। हाँ, छोटी सोच वाले लोग शायद ऐसा ही करते होंगे। आल्डो,
ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैं भी जैक्स जैसे टैलेंट वाले इंसान से जलान महसूस किए बिना नहीं रह सकता। गिल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओह, एक गिल्ड मास्टर के मुंह से इतनी ईमानदारी की बात सुनना काफी दिलचस्प है। ऑल्डो ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, और लियोन की मैग के रूप में एबिलिटीज बहुत ही कम है। आयरन फोर्ट्रेस के खिलाफ बगावत जैसा कोई बड़ा इरादा रखना उसके बस की बात ही नहीं है। आल्डो की मजबूत और यकीन भरी बात सुनकर गिल कुछ पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहराई से इस बात पर सोच रहा हो। कुछ देर बाद उसने दोबारा जैक्स की तरफ देखते हुए पूछा, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जैक्स, आयरन फोर्ट्रेस आना तुम्हारी अपनी मर्जी है ना? ये बात सच है? हान, इस जवाब में जरा भी झिझक नहीं थी। जैक्स को पूरा यकीन था कि जब तक वो आयरन फोर्ट्रेस नहीं जाएगा उसकी जिंदगी में कुछ भी नया शुरू नहीं होगा। गिल ने सिर हिलाकर कहा, तो फिर लियोन वार्डन से परमिशन तुम्हें खुद लेनी होगी। मैं कल दोपहर तक दाजा में रुकूंगा, तब तक परमिशन ले आना, या फिर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उसे मनाऊं। जैक्स ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि आयरन फोर्ट्रेस का एक मैगे मुझे लेने खुद आया है तो वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। गिल ने कहा, ठीक है, मैं इनमें तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे एक अच्छी खबर की उम्मीद है जैक्स। जाने से पहले गिल ने जैक्स की तरफ एक बार फिर हौसला देने वाली मुस्कान दी और कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो निकला, कमरे का भारी माहौल अचानक हल्का सा लगने लगा। जैक्स ने चुपके से एक लंबी सांस ली ताकि अपनी तेज चलती सांसों को संभाल सके। उसके पास खड़े आल्दो ने भी अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और एक गहरी सांस छोड़ दी। गिल्ड मास्टर, आल्दो ने तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, जैक्स, अभी इसी वक्त वापस जाओ और लियोन से बात करो। हर हाल में उसकी परमिशन लेने की कोशिश करना। फिर एक पल रुकर उसने अपनी बात बदली, नहीं, अगर वो परमिशन ना भी दे तब भी वापस आ जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अपने गिल्ड मास्टर की इतनी गंभीर और मजबूत नज़र देखकर जैक्स को अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं, बादलों पर चल रहा हो। इसी उलझन भरी हालत में वो वापस अपने सबसे प्यारे घोड़े के पास लौट गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।